हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू माय चैनल। आई एम अनुराधा कश्यप, योर बायोलॉजी मेंटर। आज हम बायोमॉलिक्यूल जो हमारा चैप्टर है उसके जितने भी हमारे लेक्चर बाकी रह गए थे उनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। और अगर आप सभी बच्चों को प्रॉपर एक कंटेंट ऐसा चाहिए जिसमें कि बेसिकली आप पूरा नीट सिलेबस देख रहे हो बायोलॉजी का, लाइक आपके पास सारे चैप्टर होने चाहिए, तो बहुत सारे कंप्लीट कर चुकी हूँ मैं ऑलरेडी, अपने लेक्चर अपने चैप्टर कंप्लीट कर चुकी हूँ। तो आप जा करके मेरी प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पर मैंने पूरी प्लेलिस्ट का लिंक जो है वो शेयर कर दिया है, और टेलीग्राम का जो लिंक होगा वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो आप जा करके कंप्लीट प्लेलिस्ट को एक बार चेक कर सकते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा मैं क्विक रिकैप दे देती हूँ फटाफट से कि बायोमॉलिक्यूल में हमने अब तक क्या पढ़ लिया है और अब आगे हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो बेटा देखो, हमने बायोमॉलिक्यूल में बहुत सारी चीज़ें पढ़ी थी। सबसे पहले ये देखा था कि वन थिंग, और थोड़ा सा फास्ट भी रह सकती हैं चीज़ें, क्योंकि मैं चाह रही हूँ कि आप एक चैप्टर को एक दिन में एटलीस्ट कंप्लीट कर लो। तो जितने भी लेक्चर होंगे वो सारे आप एक साथ ले लेना, ताकि आपको थोड़ा सा फ़ायदा मिल जाए, है ना। अभी हम सिर्फ रिवीजन बेस पे कर रहे हैं, एंड दीज आर मोर देन सफिशिएंट फॉर योर नीट। इससे बाहर जाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। मैंने इवन एडवांस लेवल ही पढ़ाया है, तो आपके सारे कंसेप्ट ऑलमोस्ट क्लियर हो जाएंगे, सो डोंट वरी फॉर दैट। एंड बायोमॉलिक्यूल में अब तक हमने क्या क्या पढ़ लिया मैं बता देती हूँ एक बार, हल्का सा क्विक रिकैप अगर हम बात करें। तो एक सेल के बारे में जब डिस्कशन किया जाता है तो आपके पास सेल में बहुत सारे ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं जो जिंदा रहने के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, जिनको हम दो क्लास में कैटेगराइज कर देते हैं। एक होता है हमारा बेसिकली मैक्रो मॉलिक्यूल, और एक होता है माइक्रो मॉलिक्यूल। आपको इस चैप्टर में मैक्रो मॉलिक्यूल के बारे में पढ़ना होता है। मैक्रो मॉलिक्यूल हम 5 पढ़ लेते हैं, 4 बेसिकली पढ़ लेते हैं, जिसमें एक हमारा प्रोटीन आ जाता है, एक हमारा कार्बोहाइड्रेट है उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं, एक हमारा लिपिड आ जाता है। इवन दो लिपिड इज़ नॉट अ स्ट्रिक्टली बायो मैक्रो मॉलिक्यूल, बट फिर भी हम उसके बारे में पढ़ लेते हैं। और उसके अलावा हम यहाँ पे डीएनए यानी कि न्यूक्लिक एसिड के बारे में पढ़ लेते हैं, जैसे आरएनए हो गया, डीएनए हो गया, इन सब के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। एंड फाइनली हम एंजाइम पे स्विच कर जाते हैं। क्लियर। तो देखो, जैसे एक रूम को बनाने के लिए आपको, एक रूम की वॉल बनाने के लिए आपको ब्रिक की रिक्वायरमेंट होती है, ताकि आप ब्रिक रखते चले जाओ तब जाकर के एक वॉल बनती है। सेम ऐसा है, अगर आपको डीएनए बनाना है तो डीएनए की छोटी यूनिट के बारे में पता होना चाहिए, दैट इज़ न्यूक्लियोटाइड। अगर आपको प्रोटीन बनाना है तो आपको उसकी छोटी स्ट्रक्चर यानी अमीनो एसिड के बारे में पता होना चाहिए। अगर आपको लिपिड बनाना है तो लिपिड बनाने के लिए हम क्या क्या यूज़ कर सकते हैं वो पता होना चाहिए। अगर हमें कार्बोहाइड्रेट बनाना है तो उससे रिलेटेड जो उसकी मोनोमेरिक यूनिट है वो क्या होगी, यानी ग्लूकोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया, ये जो मोनोमेरिक यूनिट है इनके बारे में पता होना चाहिए। तो यानी कि इस चैप्टर में हम 2 चीज़ें पढ़ते हैं, पहले छोटी यूनिट और फिर उस छोटी यूनिट से मिल करके जो बड़ी यूनिट बनती है उसके बारे में हमने बात करनी होती है। बाद में लास्ट में हम एक एंजाइमिक सेपरेट टॉपिक है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। होपफुली आज हम सारा कंप्लीट कर लेंगे चैप्टर, होपफुली, राइट। तो देखो, फर्स्ट में मैंने ये सारी चीज़ें बताई थी, आपको एक कंपैरेटिवली चार्ट बताया था कि ह्यूमन बॉडी में कितना होता है आपका जो एलिमेंट है, और जो क्रस्ट है अर्थ की उसमें कितना होता है, हमारे पास क्या क्या कंपोनेंट हैं, जो कंपोनेंट है उनका क्या क्या परसेंटेज आपके पास होता है, व्हाट आर द सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स एंड व्हाट आर द प्राइमरी मेटाबोलाइट्स, इनके बारे में डिस्कस हुआ था। किस तरीके से सेल में से मॉलिक्यूल को, बायो मैक्रो मॉलिक्यूल को निकाला जाता है, इसके बारे में हमने कंप्लीट बातचीत की थी। कौन से एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए गए थे, पिस्टल एंड मोर्टल से क्या क्या मूव किया गया था, कौन सा एसिड यूज़ किया गया था, क्या फिल्ट्रेट में आया था, क्या रिटेंटेट में आया था, उसके बारे में डिस्कस हुआ था। फिर हमने सेकंड पेज जो कवर किया वो हमने कार्बोहाइड्रेट यानी हमारे फर्स्ट बायोमैक्रोमोलिक्यूल से स्टार्ट कर दिया था। एंड इस कार्बोहाइड्रेट में मैंने आपको मोनोमेरिक यूनिट मोनोसेक्राइड से शुरू करके, आई होप आपको विजिबल होगा ये, ग्रेट। तो गिव मी 1 सेक, नाउ इट्स गुड। एक हमने मोनोसेक्राइड यूनिट पढ़ी थी, फिर हमने ओलिगोसेक्राइड के बारे में डिस्कस किया था, देन हमने पॉलीसेक्राइड के बारे में डिस्कस किया था। तो जो मोनोसेक्राइड थी उसमें हमने ग्लूकोज की स्ट्रक्चर वगैरह सब देखी थी। देखो यहाँ पे ग्लूकोज की स्ट्रक्चर हमने सारी पढ़ी थी। फिर फाइनली हमने जो मोनोसेक्राइड है उनके बारे में और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ चेक करी थी, कौन सी आपकी सिंपल होती है, कौन सी डिराइव होती है, ये सब चीज़ें हमने देखी थी, ठीक। उसके बाद हमारे पास जो था नेक्स्ट पेज आया था, अगर जिसकी हम बात करें तो दैट वाज अबाउट द ओलिगोसेक्राइड। ओलिगोसेक्राइड के बारे में कंप्लीट डिस्कशन हुआ था। जब आप 2 यूनिट को जोड़ करके बनाते हो, 2 से 8 यूनिट को जोड़ करके बनाते हो कोई शुगर, तो उसको हम ओलिगोसेक्राइड की कैटेगरी में रख देते हैं। फिर हमने उसके बाद बातचीत की थी, पॉलीसेक्राइड के बारे में बातचीत हुई थी। मैं बस बहुत हल्का बता रही हूँ, प्लीज़ गो फॉर द लेक्चर्स जो इससे पहले आ चुके हैं, अदरवाइज आपको थोड़ी इशू हो सकता है आपको समझ फिर ना आए, राइट। तो प्लीज़ उन सभी लेक्चर को लेकर के आना, बहुत ईजी है। बायोमॉलिक्यूल इज़ अ वेरी इजी चैप्टर अगर आप इसको कोरिलेट करके चल रहे हैं। स्टोरेज पॉलीसेक्राइड हमने देखा था, स्ट्रक्चरल पॉलीसेक्राइड के बारे में बातचीत की थी। फाइनली हमने इसके बाद बात की थी
जो हमारे कुछ डायासेक्राइड्स होते हैं उनके बारे में डिस्कशन हुआ था। एंड लास्ट में हमने उसके बाद न्यूक्लिक एसिड के बारे में बात की थी। न्यूक्लिक एसिड यानी डीएनए हो गया, आरएनए हो गया, इसके न्यूक्लियोटाइड कैसे बनते हैं, स्मॉल यूनिट्स जो होते हैं वो कैसे बनती हैं, उनके बारे में हमने बातचीत की थी। डीएनए की डबल हेलिकल स्ट्रक्चर देखी थी कैसी होती है। और उसके बाद हमने इसके जो नेक्स्ट पेज की अगर हम बात करें तो हमने देखा था कि किस तरीके से जो डीएनए है वो बनता है। फाइनली हमने अमीनो एसिड पे स्विच किया था। जो प्रोटीन होता है ना, प्रोटीन की मोनोमेरिक यूनिट को आप अमीनो एसिड बोलते हो, तो हमने देखा था कि मोनोमर यानी कि अमीनो एसिड्स कैसे बनते हैं, कैसी उनकी स्ट्रक्चर होती है, क्या क्या डिजीज़ कॉज कर सकते हैं, क्या होता है। आपके एनसीईआरटी में जो अमीनो एसिड दिए गए हैं उनके बारे में बातचीत की थी। डिटेल में नहीं बता रही हूँ क्योंकि ऑलरेडी इन पे एक सेपरेट लेक्चर में बना चुकी हूँ सारे के सारे, है ना। फिर फाइनली हमने बात की थी अबाउट द प्रोटीन स्ट्रक्चर। प्रोटीन की स्ट्रक्चर के बारे में देखा था कि क्या कैसी होती है। प्राइमरी स्ट्रक्चर होती है, सेकेंडरी होती है, टर्शियरी होती है, क्वार्टरनरी होती है। ये सारे एग्जाम्पल हमने किए थे बॉक्सेस में, मैंने आपको प्रॉपर बताया था कैसे क्या होता है। प्रोटीन के फंक्शन के बारे में बात हुई थी जिससे कई बार नीट में क्वेश्चन आ चुका है। इवन ये चैप्टर ऐसा है जिसमें आप 2 से 3 क्वेश्चन नीट के एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद हमने फाइनली बात की थी कि प्रोटीन के फंक्शन क्या क्या होते हैं। तो आज हम यहाँ से शुरू करेंगे, पेज नंबर 7 से हमने शुरू करना है। और पेज नंबर 7 में भी मैंने आपको प्रोटीन के बारे में कम्प्लीटली बता दिया था कि कैसे क्या होता है। आई होप आपको प्रॉपर विजिबल होंगी चीज़ें। प्रोटीन के फंक्शन की बात की थी। अब हम लिपिड पे स्विच करेंगे। लिपिड यहाँ से आज का हमारा जो चैप्टर है या टॉपिक मान लीजिए वो शुरू हो रहा है। तो एज आई टोल्ड यू कि जब एक्सपेरिमेंट किया गया था तो उस टाइम ये देखा गया कि लिपिड जो है वो रिटेंटेट में आता है या फिर फिल्ट्रेट में आता है। हुआ क्या, ये रिटेंटेट में हमें मिला था। इसका हमें बेसिकली फिल्ट्रेट के अंदर मिल गया था, जबकि इसका साइज़ जो था वो मतलब कि लेस देन 800 डाल्टन होता है। पर ये हमें क्यों मिल गया था, क्योंकि इसका रीज़न रिटेंटेट में इसलिए मिल गया था क्योंकि इसका जो छोटे छोटे जो लिपिड के मॉलिक्यूल होते हैं वो मिल करके एक बड़ा लिपिड मॉलिक्यूल बना देते हैं। लिपिड सॉल्युबल एक पूरा मॉलिक्यूल बना देते हैं जिसको माइसेल बोल देते हैं, जिसकी वजह से इसका साइज़ बढ़ जाता है और ये हमें रिटेंटेट में मिल जाता है। बट इसका साइज़ कायदे से 800 डाल्टन से कम होता है, अप्रॉक्सीमेटली 800 डाल्टन के अराउंड होता है। तो लिपिड इज़ नॉट अ स्ट्रिक्टली बायोमैक्रोमोलिक्यूल बट ड्यू टू इट्स प्रॉपर्टी ये हमें रिटेंटेट में मिला था, इसीलिए हमने इसको मैक्रोमोलिक्यूल कंसिडर कर लिया। तो देखो, व्हाट आर लिपिड्स, एक मिनट, ग्रेट। अगर मैं थोड़ा इसको बड़ा कर दूं तो शायद आपको ईजिली विजिबल हो जाए चीज़ें। छोटा ही रहने देते हैं, ठीक है। अभी भी आपको दिख ही रहा होगा, है ना। तो देखो, लिपिड्स क्या होते हैं। दीज आर नॉन पोलर, यानी कि इनकी कोई पोलैरिटी नहीं होती है। दैट इज़ इट डज नॉट डिजॉल्व इन द पोलर सॉल्वेंट। किसी भी पोलर सॉल्वेंट के अंदर ये डिजॉल्व नहीं होते, जैसे वाटर हो गया। लेकिन ये किसके अंदर डिजॉल्व हो जाते हैं, नॉन पोलर सॉल्वेंट के अंदर, जैसे बेंजीन हो गई, क्लोरोफॉर्म हो गया, ईथर, एसीटोन, इन सब के अंदर ये क्या होते हैं, डिजॉल्व हो जाते हैं। दीज आर मेड अप ऑफ 3 चीज़ों से ये बनते हैं। कार्बन हो गया, हाइड्रोजन एंड लिटल ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का अमाउंट ज़्यादा नहीं होता। सम टाइम इनके पास फॉस्फोरस, सल्फर और नाइट्रोजन भी एज एडिशनल ग्रुप होते हैं। लिपिड की टर्म को कॉइन किया गया था, ब्लर ने इनको कॉइन किया था 1943 में। और लिपिड जो होते हैं, दीज आर द एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड्स एंड अल्कोहल। यानी आपका लिपिड 2 चीज़ों से बना है। वन इज़ योर फैटी एसिड्स, यानी एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड जब हम इसको बोलते हैं तो बॉन्ड की बात करते हैं। वन इज़ योर फैटी एसिड एंड द सेकंड वन इज़ अल्कोहल। इन दोनों के बीच में जब बॉन्डिंग बनती है तो ये बॉन्डिंग होती है एस्टर बॉन्डिंग, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, एस्टर बॉन्ड्स ऑफ फैटी एसिड्स एंड अल्कोहल, ठीक है। Esters of fatty acids and alcohol, that is they are hydrophobic, insoluble in water। ये पानी से डरते हैं और पानी में नहीं घुलते, insoluble। आप मन में ना एक इमेज बना लीजिए ऑयल की। ऑयल तो आपने देखा होगा, अगर आप उसको पानी के ऊपर डालते हो तो वो कभी भी घुलता नहीं है ना। तो ऑयल इज बेसिकली व्हाट इट इज़ अ लिपिड। ऐसे नॉर्मली याद कर लो ताकि आपको याद करने में दिक्कत ना हो। तो दीज आर द हाइड्रोफोबिक, पानी से इनको डर लगता है और इनसॉल्युबल होते हैं वाटर के अंदर, बट दे आर सॉल्युबल इन बेंजीन, ईथर एंड क्लोरोफॉर्म, क्योंकि ये भी क्या है, दीज आर द नॉन पोलर सॉल्वेंट। लिपिड के फंक्शन क्या क्या हो सकते हैं। सबसे पहले, ऑक्सीडेशन ऑफ लिपिड्स यील्ड्स कंपैरेटिवली मोर एनर्जी इन द सेल्स देन द प्रोटीन एंड द कार्बोहाइड्रेट। इवन इट इज़ अ फैक्ट कि कार्बोहाइड्रेट से आपको उतनी एनर्जी नहीं मिलती है जितनी एनर्जी आपको लिपिड से मिलती है। बट स्टिल आपकी बॉडी में अगर आप फास्टिंग कर रहे हो तो सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म होगा, फिर फैट का मेटाबॉलिज्म यानी लिपिड का मेटाबॉलिज्म होगा, एंड फाइनली प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म होगा। लेकिन हमेशा याद रखना कि लिपिड से हमें ज़्यादा एनर्जी मिलती है, फैट से हमें ज़्यादा एनर्जी मिलती है, कार्बोहाइड्रेट से फैट की कंपैरिजन में कम एनर्जी मिलती है। तो यानी एनर्जी ये हमें देता है।
ऑयल सीड्स हो गए सच एज ग्राउंड नट, मस्टर्ड, कोकोनट, स्टोर फैट्स, ये फैट को स्टोर करते हैं टू प्रोवाइड द नरिशमेंट ऑफ द एम्ब्रियो ड्यूरिंग जर्मिनेशन। जब कोई सीड जर्मिनेट कर रहा होता है ना, तो उसके अंदर आपके जो सीड्स होते हैं उनके अंदर भी लिपिड होता है, ताकि जो जर्मिनेट करेगा एम्ब्रियो उसको क्या मिल सके, उसको एनर्जी मिल सके, न्यूट्रिशन मिल सके। ठीक है। दे फंक्शन एज अ स्ट्रक्चरल कॉन्स्टिट्यूएंट। आपकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, आपकी जो सेल होती है, सेल की अगर आपने स्ट्रक्चर देखी हो, लिपिड बाइलेयर की बनी हुई होती है, और वो लिपिड बाइलेयर ही उसको क्या देते हैं, स्ट्रक्चरल सपोर्ट देते हैं। एम्फीपैथिक दैट इज लिपिड्स आर इमल्सिफायर। एम्फीपैथिक का मतलब होता है कि इसके पास दोनों ग्रुप होते हैं, एक होता है पोलर ग्रुप, एक होता है नॉन पोलर ग्रुप। जब स्ट्रक्चर देखेंगे तो पता चलेगा। पोलर और नॉन पोलर दोनों ग्रुप अगर किसी के अंदर है तो उसको हम एम्फीपैथिक बोल देते हैं। एम्फी मतलब दोनों, और पैथिक मतलब आपके ग्रुप जो है वो दोनों इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। सो इसीलिए इमल्सिफायर की तरह भी एक्ट करता है। इट वर्क्स एज अ हीट इंसुलेटर एंड यूज इन द सिंथेसिस ऑफ द हार्मोन। आपको पता होना चाहिए कि जब आप मतलब कुछ जैसे ब्लबर वेल के बारे में सुना होगा या एलिफेंट के बारे में देखा होगा, तो उनकी जो चमड़ी होती है वो बहुत मोटी होती है, यानी उसमें फैट बहुत होता है। इसीलिए होता है ताकि वो उसको क्या कर सके, उसको प्रोटेक्ट कर सके, उसको गर्मी से बचा सके, है ना, तो सॉरी सर्दी से बचा सके, उसकी बॉडी से हीट को इंसुलेट होने से रोक सके। उसके अलावा कुछ हार्मोन्स भी होते हैं, जैसे एस्ट्रोजन हो गया, प्रोजेस्टेरोन हो गया। दिस आर लिपिड सॉल्युबल। इसका मतलब इसके फॉर्मेशन में लिपिड कहीं ना कहीं काम करता है। देर आर सम फैट सॉल्युबल विटामिन इवन ए डी ई के आर द फैट सॉल्युबल विटामिन। ए डी ई के ये ऐसे विटामिन होते हैं जो फैट में सॉल्युबल होते हैं। इवन बी और सी जो होते हैं वो वाटर सॉल्युबल होते हैं। जो विटामिन आपके वाटर सॉल्युबल होते हैं वो आपके यूरिन के थ्रू डेली पास आउट हो जाते हैं, इसीलिए आपको उनको अपनी डाइट में शामिल करना ज़रूरी होता है। बट जो आपके विटामिन आपकी बॉडी के अंदर स्टोर हो जाते हैं वो होते हैं आपके ए, डी, ई और के। इसीलिए आप इनको डेली बेसिस पे ना भी लो तो कोई दिक्कत नहीं होती, मतलब लेने होते हैं लेकिन ये आपकी बॉडी में स्टोर रहते हैं। ठीक है। अब लिपिड की भी कैटेगराइजेशन करते हैं। एक होता है सिंपल लिपिड्स, तो वहीं से शुरू करेंगे हम। सिंपल लिपिड जैसे मैंने कहा कि 3 चीज़ों का बना होता है लिपिड, है ना। एक होता है एक होता है कार्बन, एक होता है ऑक्सीजन जो लिटल अमाउंट में होता है आपके पास, और एक होता है हाइड्रोजन। इन 3 चीज़ों से बनता है, कार्बन, हाइड्रोजन और लिटल ऑक्सीजन। तो इन 3 चीज़ों की बात करेंगे। सो लिपिड्स आर द एस्टर्स ऑफ द फैटी एसिड चेन एंड ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल यानी कि अल्कोहल। अल्कोहल और फैटी एसिड का जो एस्टर का बॉन्ड बनेगा दोनों के बीच में, वो आपका क्या बनाता है, लिपिड बनाता है। ग्लिसरॉल की बात करते हैं पहले। नॉर्मल जो अल्कोहल यूज किया जाता है दैट इज ग्लिसरॉल। ऑल लग गया ना तो अल्कोहल। ठीक है। ग्लिसरॉल की स्ट्रक्चर ये होती है, इसमें 3 कार्बन होते हैं, CH2OH ग्रुप, CH2OH ग्रुप एंड पे होते हैं, और CHOH ग्रुप कार्बन की वैलेंसी को मेंटेन करने के लिए CHOH ग्रुप सेंटर में होता है। दिस इज योर ग्लिसरॉल। अगर देखोगे 3 कार्बन है तो इसका मतलब यहाँ पे क्या, प्रोपेन की बात की जा रही है, और हाइड्रोजन है तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं इट इज हाइड्रोक्सी प्रोपेन। दैट इज ऑल द 3 कार्बन हैव 1 हाइड्रोक्सिल ग्रुप। ऑल द 3 कार्बन हैव 1 हाइड्रोक्सिल ग्रुप, इसलिए हम इसको क्या बोल देते हैं, हाइड्रोक्सी प्रोपेन। ठीक है। फैटी एसिड, क्योंकि पहले का जो फैट है वो 2 ही चीज़ों का बना हुआ है, तो अल्कोहल का, एक फैटी एसिड का। अल्कोहल यहाँ पे जो नॉर्मली यूज़ किया जाता है दैट इज ग्लिसरॉल, और फैटी एसिड की अब हम स्ट्रक्चर देखेंगे। ग्लिसरॉल इज अ हाइड्रोक्सी प्रोपेन। इसके पास 3 कार्बन होते हैं और सबके पास अपना अपना एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है। फैटी एसिड की बात करें तो दीज आर द हाइड्रोचेन एंड 1 COOH ग्रुप एट द एंड। जैसे ये 4 से 24 कार्बन के क्या हो सकते हैं, फैटी एसिड की चेन हो सकती है। मान लीजिए मैंने कहा कि मेरे पास 4 कार्बन की एक फैटी एसिड की चेन है, तो उसमें 3 कार्बन ऐसे होंगे जिन पे कोई ग्रुप जो सिंपली हाइड्रोजन से बॉन्ड होंगे, और लास्ट वाला जो कार्बन होगा वो COOH होगा। इसी तरह अगर मान लीजिए मैंने 16 कार्बन की एक चेन बोल दी, तो उसमें 15 कार्बन ऐसे होंगे जो नॉर्मल होंगे, और 16 वाला जो कार्बन होगा उसके पास एक्चुअली क्या होगा, उसके पास आपको COH ग्रुप देखने को मिल जाएगा। ठीक है। तो मैक्सिमम फॉर्म बाय एनिमल। ज़्यादातर फैटी एसिड तो एनिमल खुद से ही बना लेते हैं, लेकिन प्लांट जो होते हैं वो सारे के सारे फैटी एसिड खुद बनाते हैं। एनिमल मैक्सिमम बना लेते हैं। सम टेक एज फूड रिसोर्स। इनमें से आपके पास अगर आपकी बॉडी में कुछ एनिमल जो हैं, मतलब हम सब एनिमल जो हैं, कुछ फैटी एसिड खुद से बना लेते हैं और कुछ हमें फूड के रिसोर्स की फॉर्म में लेने होते हैं, यानी बाहर से लेने होते हैं। जो हमारी बॉडी में खुद से बनते हैं उनको नॉन एसेंशियल फैटी एसिड्स कहा जाता है, और जो आपको बाहर से लेने होते हैं उनको
उनको एसेंशियल फैटी एसिड बोला जाता है। एसेंशियल फैटी एसिड जैसे कि सफोला ऑयल से मिल जाएगा, सनफ्लावर ऑयल से, ग्राउंडनट ऑयल से। एसेंशियल फैटी एसिड आपको 3 याद रखने होते हैं, लिनोलिक एसिड, लिनोलिनिक एसिड और अरेकिडोनिक एसिड। याद रखना, मोस्ट एसेंशियल जो होता है वो लिनोलिक एसिड होता है, ये आपके पास होना ही चाहिए, लिनोलिक एसिड, लिनोलिनिक एसिड और अरेकिडोनिक एसिड। ठीक है, एग्जाम्पल थे, अगर आपके पास इन तीनों की बॉडी में, इन तीनों में से किसी की भी कमी हो गई, देयर डेफिशिएंसी इन आर बॉडी, इसकी वजह से क्या प्रॉब्लम हो सकती है? इसकी वजह से फ्रैनोडर्मा हो सकता है, यानी स्किन की प्रॉब्लम हो सकती है, स्टरिलिटी हो सकती है, यानी यू आर नॉट एबल टू बिकम पेरेंट्स, राइट, स्टरिलिटी हो सकती है, स्टंटेड ग्रोथ हो सकती है, आपकी हाइट छोटी रह जाएगी, किडनी में फेल्योर हो सकता है, किडनी फेल हो सकती है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू हैव टू टेक दिस फैटी एसिड्स इन योर डेली डाइट। अगर आपके पास ये नहीं होंगे तो आपके साथ ये इश्यूज हो सकते हैं। चलिए आप फैटी एसिड को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। ग्लिसरॉल की बात हमने की, ग्लिसरॉल क्या था? इट इज़ अ ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन, दैट्स इनफ, राइट। बट अगर हम फैटी एसिड की बात करें तो फैटी एसिड को आप 2 कैटेगरी में डिवाइड कर रहे हो, वन इज योर एसेंशियल फैटी एसिड और वन इज योर नॉन एसेंशियल फैटी एसिड। Non-essential fatty acids are those fatty acids which are not required by the body from the outside, यानी आपको डेली उनको बाहर से लेने की ज़रूरत नहीं है, they are already synthesized in your body। फॉर एग्जाम्पल इनको हम बोलते हैं सैचुरेटेड फैटी एसिड। इसका जो फॉर्मूला होगा वो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, 3 चीज़ें हैं, कार्बन N, हाइड्रोजन 2N और O2। O हमेशा 2 की फॉर्म में रहने वाला है और हाइड्रोजन हमेशा डबल होंगे कार्बन के। इसको हम सैचुरेटेड फैटी एसिड यानी SFA बोल रहे हैं, सैचुरेटेड फैटी एसिड। इसमें एग्जांपल आ जाता है बटर हो गया, घी हो गया, इन सब के अंदर सैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं। क्या होगा, मैंने कहा था कि फैटी एसिड हमेशा कार्बन के बने हुए होते हैं, जिसमें 4 से 24 कार्बन हो सकते हैं, मिनिमम 4 होने चाहिए, मैक्सिमम 24 हो सकते हैं। और अगर उन सभी कार्बन के बीच में सिर्फ सिंगल बॉन्ड है तो वो सैचुरेटेड फैटी एसिड है। अगर उन सब कार्बन के बीच में आपको कहीं डबल बॉन्ड भी दिखाई दे गया तो वो आपका अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होगा। ठीक है, तो सैचुरेटेड फैटी एसिड की अगर हम बात करें तो इसकी चेन स्ट्रेट होती है, सीधी चेन में होंगे सारे कार्बन, डबल बॉन्ड एब्सेंट होंगे, मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाएगा, दे आर सॉलिड एट द रूम टेम्परेचर। क्यों? क्योंकि बेटा देखो, अगर कोई डबल बॉन्ड है नहीं तो पहली बात तो उसकी स्ट्रेंथ वैसे ही मजबूत हो गई है, क्योंकि इसमें सिर्फ सिंगल बॉन्ड है तो कोई किंक नहीं आ पाएगी, है ना। दूसरी चीज़ आप देखो, ये स्ट्रेट चेन में होते हैं तो स्ट्रेट चेन हमेशा थोड़ी स्ट्रॉन्ग होती है इन कंपैरेटिवली, लाइक इन कंपैरिजन टू आपकी अगर कोई जिगजैग फॉर्म में चेन होती है। इसलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट, यानी अगर आप इसको गर्म करोगे तो इसका मेल्टिंग पॉइंट थोड़ा ज़्यादा लगेगा और इसलिए नॉर्मली ये रूम टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे आपको सॉलिड दिखाई देते हैं। जैसे बटर हो गया, घी हो गया, ये आपके सैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं बिकॉज दे हैव ओनली द सिंगल बॉन्ड्स एंड दे आर प्रेजेंट इन द स्ट्रेट चेन एंड देयर मेल्टिंग पॉइंट इज वेरी हाई सो दैट दे आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। क्लियर? इसमें एग्जाम्पल आ सकते हैं कि वो जो बटर और घी है सपोज, तो इसमें जो फैटी एसिड होगा वो पाल्मिटिक एसिड हो सकता है, स्टेरिक एसिड हो सकता है। पाल्मिटिक एसिड यानी कि 16 कार्बन की चेन हो सकती है, स्टेरिक एसिड यानी 18 कार्बन की चेन हो सकती है। 16 कार्बन की होगी तो फॉर्मूला हम लगाएंगे C16H32O2, और अगर स्टेरिक एसिड होगा तो 18 कार्बन की होगी तो यानी C18 और H2N मतलब H36 और O2। ठीक है, ये समझ में आया। इसी तरीके से अनसैचुरेटेड फैटी एसिड की बात करें तो उसमें आपके पास चेन होगी, जो बैंड होगी वो स्ट्रेट नहीं होगी, वो बैंड फॉर्म में होगी, अभी मैंने कहा था। दूसरा, डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा इनके अंदर और मेल्टिंग पॉइंट, क्योंकि किंक आ रहा है चेन में इस तरीके से जिगजैग पैटर्न में है तो मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाएगा, दे आर लिक्विड एट द रूम टेम्परेचर। अब इसमें भी आपको 2 कैटेगराइजेशन देखने को मिल सकती है। अगर एक सिंगल डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो वो मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड हो जाएगा। अगर एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड हो जाएगा। मूफा और पूफा, मूफा का मतलब मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड और पूफा का मतलब पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। कभी कुरकुरे लेके आना घर पे और उसके पैकेजिंग के पीछे देखना, आपको मूफा पूफा ये सब लिखे मिल जाएंगे। कभी ऑयल लेके आना या कोई भी प्रोडक्ट अगर आप खाने का लेकर के आते हो तो उसकी पैकेजिंग के पीछे आपको मूफा पूफा ये सब दिखाई दे जाता है, लिखा हुआ है ना। तो जैसे मूफा जो होंगे मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, यानी इसके पास सिर्फ एक ही डबल बॉन्ड होगा तभी वो मोनो है। और इसमें एग्जांपल ऑलिक एसिड आ सकता है, जैसे 18 कार्बन की ऑलिक एसिड की चेन है और इसमें आपने क्या किया, एक डबल बॉन्ड है और डबल, जब आप इसका फॉर्मूला देखोगे तो वो क्या होता है CnH2n, यानी हाइड्रोजन कितने होंगे, डबल होंगे जितने कार्बन होंगे उससे, और -2x, x का मतलब यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ डबल बॉन्ड, जितने डबल बॉन्ड होंगे उसको आप मल्टीप्लाई कर देना 2 से और वो माइनस हो जाएंगे इसमें से, और O2
ठीक है। इसमें एग्जांपल आता है कोकोनट ऑयल और मस्टर्ड ऑयल, क्योंकि ये वैसे भी रूम टेम्परेचर पे मेल्टिंग पॉइंट में इनका कम होता है, तो रूम टेम्परेचर पे पिघले हुए आपको मिल जाते हैं, मेल्ट मिल जाते हैं। कोकोनट ऑयल हो गया, मस्टर्ड ऑयल हो गया। देखो यहाँ पे फॉर्मूला लगाओ, C18H32 मतलब H36 होना था, एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, मैंने कहा एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो -2 × 1 करोगे और O2 तो है ही, तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा C18H34O2। आया समझ में? इस तरीके से। पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड की बात करें तो इसमें एग्जांपल आ जाते हैं सनफ्लावर, ऑल्सो कोल्ड एज विटामिन एफ भी हम इसको बोल देते हैं। पॉली अनसैचुरेटेड फैट जो होता है उसमें विटामिन एफ को भी इंक्लूड किया जाता है, क्योंकि वो भी पूफा ही होता है। पूफा के एग्जांपल हैं लिनोलिक एसिड, लिनोलिनिक एसिड और अरेकिडोनिक एसिड। लिनोलिक एसिड में 2 डबल बॉन्ड होते हैं, लिनोलिनिक एसिड में 3 डबल बॉन्ड होते हैं और अरेकिडोनिक एसिड में 4 डबल बॉन्ड होते हैं। लिनोलिक एसिड जो होता है डबल बॉन्ड वाला, इसमें 18 कार्बन होते हैं। लिनोलिनिक एसिड में भी 18 कार्बन होते हैं। अरेकिडोनिक में 20 कार्बन होते हैं। फॉर्मूले में अप्लाई कर दो, C18H36 होना चाहिए था, बट 2 डबल बॉन्ड है, तो यानी 2 × 2 करोगे तो 4, H36 - 4 यानी कि H32 और O2। इसके बाद लिनोलिनिक एसिड में अप्लाई करो सेम चीज़, C18H36 होना चाहिए था, बट 3 डबल बॉन्ड है, तो 2 × 3 करोगे तो 6, तो 36 - 6 यानी कि 30 और O2। अरेकिडोनिक एसिड में 20 कार्बन की है, यानी C20H40 होना चाहिए था, बट 4 डबल बॉन्ड है, यानी 2 × 4 करोगे तो 8, इस फॉर्मूले में रख दो, 2 × 4 करोगे तो 8 और 40 - 8 करोगे तो 32 और O2। ठीक है, तो ये मैंने पूरा आपको समझा दिया किस तरीके से होता है। दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट ऑफ योर लिपिड, लिनोलिक एसिड, लिनोलिनिक एसिड, अरेकिडोनिक एसिड। अब फैटी एसिड समझ में आ रहा होगा आपको। अब टाइप्स ऑफ फैटी एसिड्स करते हैं। देखो फैटी एसिड की बात करें तो लिपिड्स की बात करें तो लिपिड 2 चीज़ों से बना है, फैटी एसिड और आपका ग्लिसरॉल, है ना। तो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल के एस्टर यानी इनके बीच में जो बॉन्ड बनेगा वो एस्टर का बॉन्ड बनेगा, उसको हम सिंपल लिपिड बोलते हैं। अब पहला एग्जांपल इसमें आता है फैट्स एंड ऑयल्स। फैट की बात करें तो वो किस तरीके से बनता है, देखो ये ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन यानी कि ग्लिसरॉल मैंने लिख दिया, CH2OH CHOH CH2OH, दिस इज द ग्लिसरॉल। और यहाँ पर मैंने क्या डाला, एक कार्बन की चेन R1 कैरी कर रही है। R1 का मतलब हो गया कार्बन की चेन। अब वो 4 भी हो सकते हैं, 5 भी, 7 भी, 8 भी, 10 भी, 16 भी, 20 तक, 24 तक वो आराम से पहुंच सकते हैं। तो R1 जो है, अगर मैं 15 कार्बन की एक चेन ले रही हूँ, 16 कार्बन की एक चेन ले रही हूँ, जैसे सपोज मैं पाल्मिटिक एसिड ले रही हूँ, है ना, ये मेरा एक पूरा पाल्मिटिक एसिड फैटी एसिड है, तो इसमें से 15 कार्बन तो मैंने R1 से रिप्रेजेंट कर दिए और एक कार्बन मैंने COH ग्रुप रख दिया। इसी तरह मान लेते हैं मैंने यहाँ पे ओलिक एसिड लिया होता तो 18 कार्बन का होता है ओलिक एसिड, अभी हम पढ़ के हटे हैं। तो ओलिक एसिड में R1 से मैं रिप्रेजेंट कर देती 17 कार्बन और एक कार्बन COH से रिप्रेजेंट हो जाता, तो ये ध्यान रखना। अब अगर इस पूरे के पूरे ग्लिसरॉल के साथ सिर्फ मैंने एक फैटी एसिड को जोड़ा है तो वो होगा मोनोग्लिसराइड। अगर मैंने एक से ज़्यादा यानी 2 फैटी एसिड जोड़ दिए हैं तो वो होगा डाइग्लिसराइड। अगर मैंने 3 फैटी एसिड जोड़ दिए हैं तो वो पूरा का पूरा कॉम्पोनेंट हो जाएगा ट्राईग्लिसराइड। ठीक है, एक कार्बन की चेन एक फैटी एसिड को जोड़ा तो मोनोग्लिसराइड विच इज़ द सिंपलेस्ट फैटी एसिड। और अगर मैंने आपके पास दो चेन जोड़ दी तो हो गया डाइग्लिसराइड, 3 जोड़ दी तो ट्राईग्लिसराइड। जोड़ोगे जब तो क्या होगा, COH ग्रुप इसका और CH2OH से H, तो इन दोनों के बीच से एक वाटर मॉलिक्यूल को आप रिमूव कर दोगे। सो बेसिकली इट इज़ अ कंडेंसेशन प्रोसेस और इनके बीच में जो बॉन्ड बनेगा वो होगा COOR। ठीक है, ऐसे मान लिख सकते हो आप कि COR वाला जो बॉन्ड होता है वो कौन सा होता है, RCOR वाला कौन सा बॉन्ड होता है बेटा, ये होता है आपका एस्टर बॉन्ड। इसीलिए मैंने कहा कि एस्टर ऑफ फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। आई होप विजिबल होगा आपको, एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। ठीक, तो इसके बीच में जितने भी आप चेन जोड़ते चले जाओगे ना वो उतने ही वाटर मॉलिक्यूल रिमूव करते चले जाओगे। अब इसमें भी कैटेगराइजेशन है। सपोज मैंने ये जो 3 मॉलिक्यूल जोड़े फैटी एसिड के, तीनों सेम जोड़ दिए, या फिर हो सकता है मैं तीनों डिफरेंट जोड़ दूं। अगर मैंने तीनों सेम जोड़े, ऑल फैटी एसिड सेम, तो उसको मैं बोलूँगी प्योर फैट। यानी ये प्योर फैट जो होगा ये बहुत ही रेयर होता है, रेयर ऑफ पाल्मिटिक एसिड, यानी पाल्मिटिक एसिड ही होंगे। तीनों पाल्मिटिक एसिड आप जोड़ दो तो उसको हम प्योर फैट बोलते हैं। तीनों अलग जोड़ दोगे तो वो बन जाएगा मिक्स्ड फैट।
जैसे पाल्मिटिक एसिड जोड़ दिया, स्टेरिक एसिड जोड़ दिया, ऑलिक एसिड जोड़ दिया, इस तरीके से, है ना। अब जो पाल्मिटिक एसिड है उसका आपको पता है कितने उसमें कार्बन होते हैं, कितने हाइड्रोजन होते हैं और कितने ऑक्सीजन होते हैं। इसी तरह 3 जोड़े हैं तो तीनों को मिला करके फॉर्मूला बन जाएगा। इसी तरह अगर तीनों अलग अलग जोड़े हैं तो तीनों के अलग अलग केमिकल फॉर्मूला लेकर के आप उसका कंपोजिशन लेकर के उसका ग्रुप का फॉर्मूला बना सकते हो, ठीक है। फैट बना रहे हो इसीलिए हमेशा ये जो होगा ना, ये चीज़ इसको भी जोड़ना, इसके भी कार्बन, इसके भी हाइड्रोजन, इसके भी ऑक्सीजन जोड़ोगे, इसके कार्बन, इसके हाइड्रोजन, इसके ऑक्सीजन जोड़ोगे, फिर जितने भी ऑक्सीजन और कार्बन जितने भी आप चेन जोड़ोगे उसके अकॉर्डिंग उतने वाटर मॉलिक्यूल तीनों के फॉर्मूले को जोड़ करके आप उसमें से माइनस कर दोगे, ठीक। तो ये है, वैसे ये नहीं पूछा जाता इसलिए मैं नहीं बता रही हूँ डिटेल में, बट अगर कभी आपको पूछना हो या कुछ भी हो तो आप मुझे अलग से बता देना, मैं बता दूंगी किस तरीके से इनको जोड़ते हैं। कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। अब ये तो थे सिंपल लिपिड। अब हम बात करेंगे कुछ वैक्सीज की। अनदर एग्जांपल, वैक्सीज क्या होते हैं? दीज आर द सिंपल लिपिड कंपोज्ड ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड एंड लॉन्ग चेन मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, यानी एक मोनोहाइड्रिक अल्कोहल हो सकता है। अब वो अल्कोहल ग्लिसरॉल भी हो सकता है या कोई और भी हो सकता है, तो हम उसको वैक्सीज बोलते हैं। वैक्स जो होते हैं दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर, वाटर में नहीं घुलते, पानी में नहीं घुलते वो। दे रिड्यूस रेट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन बाय मेकिंग प्लांट टिश्यू वाटर प्रूफ। आपको पता होगा कि जब बहुत ज़्यादा ठंड होती है तो, या फिर ऐसा मान लीजिए, हाँ ठंड की बात करें तो कई बार जो वेपर की फॉर्म में गुटेशन जिसको हम बोलते हैं, प्लांट की लीफ से क्या निकलता रहता है? पानी निकलता रहता है, ट्रांसपिरेशन होता रहता है। ओवर ट्रांसपिरेशन को रोकने के लिए आप एक लीफ के ऊपर क्या कर दो? कोटिंग कर दो। किसकी कोटिंग करोगे? वैक्स की कोटिंग करोगे। अब वैक्स क्या करेगा? उसको प्रोटेक्ट कर लेगा, ट्रांसपिरेशन को रोक देगा। वैक्स प्रेजेंट इवन ब्लड कॉल्ड कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल के अंदर भी वैक्स जो होता है वो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर भी होता है। मेरा सेल द यूनिट ऑफ लाइफ वाला पूरा चैप्टर अपलोड है, आप जाकर के उसको देख लीजिएगा, वहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि जो वैक्स है, जो कोलेस्ट्रॉल है वो कहाँ पर प्रेजेंट होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर। एंड कोलेस्ट्रॉल इज व्हाट? इट इज़ अ काइंड ऑफ वैक्स, राइट। बी वैक्स की बात करें तो इट इज़ अ कॉमन एग्जाम्पल ऑफ वैक्स। इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ द पाल्मिटिक एसिड एंड मेरिसाइल अल्कोहल। मैंने आपको कहा भी कि ये वाला भी चेंज हो सकता है और ये भी चेंज हो सकता है। ग्लिसरॉल की जगह पर अगर मेरिसाइल अल्कोहल हो और आपकी जो लिपिड की चेन है, जो फैटी एसिड की चेन है वो पाल्मिटिक एसिड की हो, तो आपका क्या बन जाता है? बी वैक्स बन जाता है। इवन इट इज़ ये कहाँ से सिक्रेट होता है? इट इज़ सिक्रेटेड बाय द 4 पेयर एब्डोमिनल ग्लैंड ऑफ बी वर्कर। जो बी वर्कर होती हैं, जो मधुमक्खियों के छाते में बी वर्कर होती हैं, उनकी एब्डोमिनल ग्लैंड से क्या होता है? सिक्रेट होता है 4 पेयर एब्डोमिनल ग्लैंड्स ऑफ बी वर्कर, वहाँ से ही रिलीज होता है। इवन जो बी वर्कर होती हैं उनका मेन प्रोडक्ट जो होता है वो यही होता है। बाकी तो हनी वगैरह तो उसका क्या होता है? रिवॉर्ड की फॉर्म में वो हमें दे देती है। सिरुमिन, आपके कान के अंदर भी जो प्रेजेंट होता है म्यूकस, सिरुमिन बोलते हैं उसको ईयर वैक्स बोला जाता है। इट इज सिक्रेटेड बाय द सिरुमिन ग्लैंड इन द ईयर, जिसको हम सिरुमिनस ग्लैंड बोलते हैं। कान में ग्लैंड्स होती हैं हमारे, वहाँ से ही रिलीज होता है। स्पर्मेटिसाइड की बात करें तो इट इज़ द हार्डेस्ट वैक्स ऑब्टेन फ्रॉम द स्पर्म वॉल। जब एक मेल गैमेट फीमेल गैमेट के साथ कंट्रीब्यूट करता है तो वो जाकर के एक जाइगोट बनाता है, जिससे एक बेबी का डेवलपमेंट होता है आफ्टर द इंटरकोर्स, राइट। आप सबको पता है। तो मेल गैमेट का जो स्पर्म होता है वो इजीली पेनिट्रेट नहीं कर सकता फीमेल के गैमेट के साथ। क्यों? क्योंकि स्पर्म के ऊपर भी एक वॉल लगी होती है जिसको हम क्या बोलते हैं? स्पर्मेटिसाइट बोलते हैं। स्पर्म की जो वॉल होती है एक्चुअली वो इसी प्रोडक्ट की बनी होती है, वैक्स की बनी हुई होती है, ताकि स्पर्म बहुत तेजी से बिना किसी रुकावट के फीमेल गैमेट तक पहुंच सके और उसको पेनिट्रेट कर पाए, बीच में उसकी डेथ ना हो, तो प्रोटेक्शन के लिए होती है। डी वैक्स होता है, इट इज सिक्रेटेड बाय ट्यूबरकुलोसिस एंड लेप्रोसिस बैक्टीरिया। ये जो बैक्टीरिया होते हैं ये हमारे लंग्स के अंदर जाते हैं, वहाँ पे वैक्स सिक्रेट करते रहते हैं, जिसकी वजह से रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती हैं। अब ये तो थे सिंपल लिपिड जिसमें आपने एग्जाम्पल पढ़े, एक तो फैट एंड ऑयल्स के, दूसरा आपने वैक्स पढ़ा। सेकेंड अब हम पढ़ेंगे कॉन्जुगेटेड लिपिड। कॉन्जुगेटेड लिपिड का मतलब होता है कि आप लिपिड के साथ कुछ और भी जोड़ दो। दीज लिपिड्स आर जनरली मेड अप ऑफ फैटी एसिड चेन। तो फैटी एसिड तो इनमें होगा ही होगा, ग्लिसरॉल भी होगा, ग्लिसरॉल के साथ एक एडिशनल ग्रुप हो जाएगा। जैसे फॉस्फोलिपिड की बात करते हैं तो देखो यहाँ पे फॉस्फोलिपिड में क्या है, आपके पास ये पूरा का पूरा एक फैट है, फैटी एसिड है, फैटी एसिड की एक चेन, दूसरी चेन, तीसरी चेन, और ये पूरा क्या है आपका? हाइड्रोक्सी प्रोपेन यानी कि ग्लिसरॉल है। इनके बीच में ये कौन सा बॉन्ड है? ये एस्टर बॉन्ड बना हुआ है आफ्टर द रिमूवल ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है। अब आप क्या करो, आप एक फैटी एसिड की चेन को हटा दो,
और उसकी जगह पर एक फॉस्फेट ग्रुप लगा दो, यानी आपने इसको हटाया और इसको ऐड कर दिया, तो ये एडिशनल ग्रुप आपने ऐड किया है, इसीलिए हम इसको कॉन्जुगेटेड लिपिड्स बोलते हैं। समझ में आई बात? अब इसमें इसको ऐड करने के बाद आपके पास कुछ इस तरीके की एक स्ट्रक्चर आने वाली है, इसको हम बोलते हैं सिंपल फॉस्फोलिपिड। और सिंपल फॉस्फोलिपिड आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर होता है। यहाँ पे देखो फॉस्फोलिपिड क्या है, इट इज़ अ एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल। एम्फीपैथिक का मतलब हो गया कि ये दोनों प्रॉपर्टी रखता है, ये वाटर के पास भी जा सकता है, वाटर से दूर भी रहता है। इसका ये वाला जो पार्ट होगा ये वाटर से दूर रहेगा, टेल बनाएगा, और ये वाला जो पार्ट होगा ये वाटर के पास जाएगा, यानी कि ये इसका हेड बनाएगा। तो पोलर हेड होगा और जो नॉन पोलर है वो टेल होगी। इट इज़ एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल, दिस कंटेन फॉस्फोरिक एसिड। फॉस्फोरिक एसिड ये रखता है। काम क्या है इसका, इट हेल्प इन ट्रांसपोर्ट हो गया, क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट करवाती है सेलेक्टिवली। मेटाबॉलिज्म में हेल्प करते हैं, अंदर आपकी बहुत सारे डेरिवेटिव पाथवे चल रहे हैं। ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। एंड परमिएबिलिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी को भी मेंटेन करके रखता है। इसमें आपके एग्जाम्पल भी आ सकते हैं बहुत सारे, जैसे लिसाइथिन भी इसका एक एग्जाम्पल है, और सिफेलिन भी इसका एक एग्जाम्पल होता है, वो भी एक फॉस्फोलिपिड है। अब अगर मैं सिंपल फॉस्फोलिपिड में भी, जो अभी मैंने कहा कि आपके पास इस ग्रुप को हटा दीजिए, इस पूरी फैटी एसिड की चेन को हटा करके फॉस्फेट लगा दो। अब फॉस्फेट के साथ भी अगर आप कुछ ऐड कर रहे हो तो वो क्या बनाएगा, अगर मैं सिंपल फॉस्फोलिपिड के साथ कोलिन को ऐड कर दूं बेटा तो ये बन जाता है लिसाइथिन। सिंपल फॉस्फोलिपिड के साथ अगर मैं कोलिन को ऐड कर दूं तो वो बन जाता है लिसाइथिन। ठीक है। सिंपल फॉस्फोलिपिड के साथ अगर मैं इथेनोलामीन को जोड़ दूं तो वो बन जाता है सिफेलिन, जो कि ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होता है। सिंपल फॉस्फोलिपिड के साथ अगर मैं सेरिब्रोसाइड को जोड़ दूं, यानी कि गैलेक्टोज एज शुगर रेजिड्यू एंड अकर इन नर्व मेम्ब्रेन, ये जोड़ दूं तो नर्व मेम्ब्रेन के अंदर ये हमें मिलता है। सेरिब्रोसाइड सिंपल फॉस्फोलिपिड जोड़ोगे, यानी कि सेरिब्रोसाइड क्या होता है, गैलेक्टोज होती है जो कि एक शुगर का रेजिड्यू होता है, तो अगर ये जोड़ोगे इसके साथ तो आपके नर्व मेम्ब्रेन में मिलेगा। अगर आप सिंपल फॉस्फोलिपिड के साथ डाईपाल्मिटोइल लिसाइथिन जोड़ देते हो तो ये किसकी तरह काम करता है, ये भी आपका एक पूरा प्रॉपर क्या होगा, एक लिपिड के अंदर कॉन्जुगेटेड लिपिड हम इसको बोल सकते हैं, बन जाएगा। उसके बाद आप बात करो लिसाइथिन की। स्ट्रक्चर लिसाइथिन की कैसी होती है, मैंने कहा ना कि अगर कोलिन सिंपल फॉस्फोलिपिड के साथ जोड़ दोगे तो लिसाइथिन बन जाएगा। ये नीट में पूछा गया है कई बार। ये तो थी, देखो बेटा, एक ये पूरा मैंने हाइड्रोक्सी प्रोपेन जोड़ा हुआ है, इसके साथ एक फैटी एसिड की चेन, फिर इसके साथ दूसरे फैटी एसिड की चेन, इसके साथ मैंने फैटी एसिड की चेन हटा दी थी क्योंकि मैंने फॉस्फेट ग्रुप जोड़ा था तो ये फॉस्फोलिपिड बन गया था। अब इस फॉस्फेट के साथ मैंने पूरा कोलिन ग्रुप जोड़ दिया। कोलिन ग्रुप क्या है, CH2 N प्लस CH3 दिस इज द कोलिन ग्रुप। अगर आप इसको जोड़ दोगे तो ये पूरा क्या बन गया, दिस इज योर लिसाइथिन। आई होप समझ में आ गया होगा, दिस इज योर लिसाइथिन। उसके अलावा अब सेकेंड हम चीज़ देखेंगे, पहला क्या था कॉन्जुगेटेड लिपिड में, फोस्फोलिपिड है ना। दूसरा क्या है, ग्लाइकोलिपिड। ग्लाइकोलिपिड क्या होता है, अगर आपने एक फैटी एसिड ले रखा है, स्फिंगोसिन ले रखा है और गैलेक्टोज ले लिया है, इन तीनों को मिलाओगे तो आपका क्या बन जाएगा, ग्लाइकोलिपिड्स। दे कंटेन नाइट्रोजन एंड कार्बोहाइड्रेट बिसाइड्स फैटी एसिड। इनमें फैटी एसिड के साथ साथ कार्बोहाइड्रेट और नाइट्रोजन भी होती है। दे फाउंड इन द वाइट मैटर ऑफ द नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम में दो मैटर होते हैं, ग्रे मैटर और वाइट मैटर, जो कि न्यूरॉन की पोजीशन के ऊपर डिपेंड करता है। न्यूरॉन सही बोला ना, हाँ यस न्यूरॉन, सॉरी एक्चुअली मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ नेफ्रॉन और न्यूरॉन में थोड़ा सा, इसलिए मैंने कहा। ठीक है, तो न्यूरॉन जो है उसके ग्रे मैटर और वाइट, उसकी पोजीशन के बेस पे ग्रे मैटर और वाइट मैटर बनता है। तो जो वाइट मैटर होता है नर्वस सिस्टम का, उसके अंदर आपको ग्लाइकोलिपिड्स मिल जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल सेरिब्रोसाइड एंड गैंग्लियोसाइड, दीज आर प्रेजेंट इन योर ब्रेन। थर्ड होता है कॉन्जुगेटेड लिपिड में क्रोमोलिपिड्स, यानी लिपिड के साथ आपने कोई कलर्ड चीज़ ऐड कर दी है। इट इंक्लूड पिगमेंटेड लिपिड, फॉर एग्जांपल कैरोटीन। कैरोटीन भी एक लिपिड होता है लेकिन उसके साथ आपने एक पिगमेंट को ऐड कर दिया है। अमीनोलिपिड और सल्फोलिपिड जो होते हैं, इसके साथ आप अमीनो ग्रुप या फिर कोई सल्फर ग्रुप ऐड कर सकते हो। दे कंटेन सल्फर एंड अमीनो एसिड्स विद फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल, ये आपके हो जाएंगे, जैसे क्यूटीन एंड सुबेरिन। ये सिर्फ मैं बता रही हूँ, आपको याद करने की ज़रूरत खास नहीं है। उसके बाद है स्फिंगोलिपिड्स या स्फिंगोमाइलिन, हम इसको बोलते हैं। इट इज ऑल्सो सिमिलर टू लिसाइथिन, यानी ये बिल्कुल इसकी तरह ही होता है, लेकिन यहाँ पे ग्लिसरॉल को आप रिप्लेस कर दो बाय अमीनो अल्कोहल स्फिंगोस्फिन, यानी आपने जो ये चीज़ ग्लिसरॉल लगाया था इसकी जगह आप दूसरी चीज़ ऐड कर दो, स्फिंगोसिन को आप यहाँ पे ऐड कर दो। ये क्या बन जाएगा आपका, फिर ये बन जाएगा आपका स्फिंगोलिपिड या स्फिंगोमाइलिन। ठीक है, ये तो था कॉन्जुगेटेड लिपिड। हमने सिंपल लिपिड पढ़े, हमने कॉन्जुगेटेड लिपिड पढ़े, अब हम पढ़ेंगे डेराइव्ड लिपिड जो बनाए जाते हैं, जैसे स्टेरॉइड्स। स्टेरॉइड्स की बात करें तो इसमें आपके दो
दो चीज़ें आती हैं, स्टीरोल्स और स्टीरोन्स। स्टीरोल्स में क्या क्या आते हैं, अल्कोहलिक स्टीरॉइड्स, फॉर एग्जांपल कोलेस्ट्रॉल आ जाता है। स्टीरोन्स में आपके कीटोनिक स्टीरॉइड्स आ जाते हैं, जैसे सेक्स हार्मोन हो गया, एड्रीनोकॉर्टिकॉइड्स हो गया, एक्डाइसोन हो गया। एक्डाइसोन जो होता है ना, बेसिकली ये जैसे कॉकरोच होता है, कॉकरोच जब बन रहा होता है, बड़ा होता है, तो 13 मोल्टिंग स्टेजेस से निकलता है। तो जो लास्ट वाली मोल्टिंग स्टेज होती है वो इसको एक्डियोसोन उस टाइम पर निकलता है, जो ये बताता है कि अब तुम्हें बड़ा हो जाना है, यानी कि अब तुम अपनी लास्ट मोल्टिंग स्टेज में आ गए हो, तो इट इज़ अ हार्मोन, ठीक है। उसके अलावा एड्रीनोकॉर्टिकॉइड्स जो होते हैं वो आपके एड्रीनल ग्लैंड से निकलते हैं। सेक्स हार्मोन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, ये सबको पता होते हैं, टेस्टोस्टेरोन। स्टीरोल्स तो डिराइव्ड लिपिड क्या होते हैं, दीज आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द हाइड्रोलिसिस ऑफ सिंपल एंड कंपाउंड लिपिड। बेसिकली आप सिंपल और जो कंपाउंड लिपिड है उनमें मॉडिफिकेशन कर दो, आपके पास क्या आ जाएंगे, डिराइव्ड लिपिड्स आ जाएंगे। स्टीरोल्स की अगर हम बात करें तो दीज आर द लिपिड विदाउट स्ट्रेट चेन्स आर कॉल्ड स्टीरोल्स। जैसे कोलेस्ट्रॉल, ये इनके अंदर स्ट्रेट चेन नहीं होती है, इनकी चेन अलग होती है कार्बन की, इसीलिए हम इनको स्टीरोल बोलते हैं। दे आर कंपोज्ड ऑफ फ्यूज्ड हाइड्रोकार्बन रिंग्स एंड अ लॉन्ग हाइड्रोकार्बन साइड चेन। बेस्ट एग्जाम्पल इज कोलेस्ट्रॉल। देखो ये है कोलेस्ट्रॉल, इसमें 4 रिंग होंगी और इसके अलावा इस रिंग के साथ एक हाइड्रोकार्बन की चेन जुड़ी हुई होगी। तो ये पूरी स्ट्रक्चर याद कर लेना बेटा, इसमें 4 रिंग होंगी, ए बी सी एंड डी, और इनके साथ आपको ये याद रखना है कि 3rd पोजीशन पे OH लगा हुआ है और आपकी एक पूरी की पूरी हाइड्रोकार्बन की चेन लगी हुई है। फॉर्मूला देखें तो C727H46O, एग्जैक्ट मास ये होता है इसका, ठीक है। तो दिस इज अ बेस्ट एग्जाम्पल, स्टीरोल का बेस्ट एग्जाम्पल क्या है, कोलेस्ट्रॉल है। तो स्टीरोल मैंने बताया। सेकेंड डिराइव्ड लिपिड होते हैं डिजिटैलिन। दे प्रिपेयर्ड फ्रॉम द लीव्स ऑफ द फॉक्स ग्लोव, दैट इज डिजिटैलिस जेंटाना, इज अ हार्ट स्टिमुलेंट। अगर आपको हार्ट को स्टिमुलेट करना होता है तो आप ये मेडिसिन एज मतलब प्रिस्क्राइब करके दे सकते हैं, डॉक्टर जो होते हैं वो यही देते हैं, डिजिटैलिन ज़्यादातर, है ना। डाइसोजेनिन जो होगा वो क्या होगा, इट इज़ अ एल्केलॉइड विच इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम द डाइस्कोरिया प्लांट। डाइस्कोरिया प्लांट से हमें डाइसजेनिन मिलता है, जो किस लिए यूज़ किया जाता है, विच इज़ यूज इन द मेकिंग स्टरलिटी पिल और एंटी फर्टिलिटी पिल। द कपल हु डोंट वांट चाइल्ड एनी मोर, अगर उनको बच्चा नहीं चाहिए तो उस कंडीशन में वो एंटी फर्टिलिटी पिल्स का यूज़ करते हैं, जिनमें डाइसजेनिन जो होता है एज अ कॉम्पोनेंट यूज़ किया जाता है, ठीक है। कोलेस्ट्रॉल के बारे में एक बात बताना भूल गई थी कि इसका पूरा एक नाम होता है साइक्लोपेंटो पर हाइड्रोफिनेंथ्रीन न्यूक्लियस, इसको हम स्टीरॉइड्स बोल देते हैं। अर्गेस्ट्रोल की अगर हम बात करें तो ये कहाँ प्रेजेंट होता है, इट इज़ प्रेजेंट इन द फूड फाउंड इन यीस्ट एंड एर्गेट फंगस, ठीक है। कोप्रोस्ट्रोल की बात करें, कोप्रोस्टिरोल की बात करें तो काउडंग के अंदर जो स्टिरोल होता है उसको हम कोप्रोस्टिरोल बोल देते हैं। इट इज़ फाउंड इन द फेसिस, जो फीकल मैटर होता है वहाँ पे ये बनता है। इट इज़ फाउंड एज अ रिजल्ट ऑफ द रिडक्शन बाय बैक्टीरिया इन इंटेस्टाइन फ्रॉम डबल बॉन्ड ऑफ कोलेस्ट्रॉल, डबल बॉन्ड ऑफ कोलेस्ट्रॉल बिटवीन C5 एंड C6। जो कोलेस्ट्रॉल है उसका जो कार्बन नंबर 5 है और जो कार्बन नंबर आपके पास इसका 6 है, इनके बीच में जो ये डबल बॉन्ड है तो ये उसके रिजल्ट से बनता है। इट इज़ फाउंड एज अ रिजल्ट ऑफ रिडक्शन बाय बैक्टीरिया, यानी आप इस डबल बॉन्ड को तोड़ दो, हटा दो, इसके बाद जो भी स्ट्रक्चर होगी वो क्या होगी, कोप्रोस्टिरोल होगा। इंटेस्टाइन फॉर्म फ्रॉम डबल बॉन्ड ऑफ कोलेस्ट्रॉल बिटवीन C5 एंड C6। टर्पीन की बात करें तो इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड क्रोमोलिपिड्स, क्रोमालिपिड्स भी हम इसको बोलते हैं टर्पीन को। एंड इट इज़ असेंशियल ऑयल एंड प्रेजेंट मोस्टली इन ऑयल्स ऑफ कैम्फर हो गया, यूकेलिप्टस, लेमन, मिंट। डिराइव्ड लिपिड्स मेड अप ऑफ आइसोप्रीन यूनिट्स, है ना। ये सब आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, मैं सिर्फ जस्ट बता रही हूँ, इन फ्यूचर आपको बहुत हेल्प कर सकती हैं। तो इन सब प्लांट से हमें क्या मिलता है, टर्पीन वगैरह मिलते हैं। टर्पीन इवन आपका सेकेंडरी मेटाबोलाइट होता है, ये ना आपका दे रखा है NCERT में ही, जब आपने सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स पढ़े होंगे तब टर्पीन का नाम सुना होगा, ज़रूर सुना होगा। मैं एक बार दिखा देती हूँ अगर मेरे पास होगा तो। हाँ यस, ये देखो ये टेबल दी हुई है, टर्पिनोइड्स यहाँ पे लिखा गया है, जिसमें मोनोटर्पिन और डाइटर्पिन आते हैं। तो आपको पता होना चाहिए टर्पिन क्या होते हैं, दीज आर द एसेंशियल ऑयल, दे आर प्रेजेंट मोस्टली इन ऑयल्स ऑफ कैम्फर, यूकेलिप्टस, लेमन एंड मिंट, ठीक है। फाइटोल इज अ टर्पिनोइड, फाइटोल भी एक टर्पिनोइड होता है, अल्कोहल होता है विच प्रेजेंट इन AE के इन पिगमेंट्स लाइक कैरेटिनॉइड्स, इन सब में भी ये प्रेजेंट होता है। प्रोस्टाग्लैंडिन के बारे में आप सब सुनते हो, इट इज़ फॉर्म्ड ऑफ 20 कार्बन एरिकिडोनिक एसिड विच इज़ प्रेजेंट इन बोथ सेमिनल फ्लूइड ऑफ मेल एंड फीमेल। फीमेल और मेल का जो विजाइनल, फीमेल और मेल का जो डिस्चार्ज होता है ड्यूरिंग द इंटरकोर्स, तो उस डिस्चार्ज में आपको प्रोस्टाग्लैंडिन मिल सकता है, जो इसको क्या देता है, एनर्जी देता है। तो आई होप ये चीज़ें यहाँ तक आपको समझ में आई होंगी, जितनी भी अब तक हमने बात की लिपिड के रिगार्डिंग, ठीक है। तो लिपिड हमारा कंप्लीट हो गया है, लिपिड के बारे में से ज़्यादा आपको नहीं समझना है, हमने सिंपल लिपिड पढ़ा,
हमने कंपाउंड लिपिड पढ़ा, ठीक है, हमने कंपाउंड लिपिड के बारे में बात की, यानी कंजुगेटेड लिपिड के बारे में बात की, एंड फाइनली हमने डिराइव्ड लिपिड के बारे में बात की। अब हम इसके बाद पेज नंबर 8 जो है वो हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम आगे जा रहे हैं, दैट इज एंजाइम। सो एंजाइम इज़ अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक बेटा, इतना इंटरेस्टिंग है, मज़ेदार है। आपको जितना सिलेबस में आएगा मैं उतना पूरा बता दूंगी, आपको इससे बाहर जाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, मोर देन सफिशेंट है। आप इससे एम्स के क्वेश्चन भी लगा लीजिएगा, वो भी आपके सारे लग जाएंगे। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। ओके बेटा, व्हाट आई एम थिंकिंग कि एंजाइम को मैं सेपरेटली एक अलग वीडियो में करा दूँ। उसका एक रीज़न ये है कि एंजाइम एक वास्ट टॉपिक होता है जो बहुत सारे बच्चे जानना चाहते हैं, जो इवन नीट से अलग भी होते हैं, है ना, उनके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी ये काम आता है। तो मैं इसको प्लेलिस्ट में तो ऐड करूँगी, बट उसके अलावा मैं इसको थोड़ा सेपरेट रखना चाहती हूँ क्योंकि एंजाइम पूरा एक वन शॉट रहेगा। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, हम इसके आगे की बात करते हैं एंजाइम रिलेटेड। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक द चैनल, सब्सक्राइब द चैनल एंड कमेंट कीजिए मुझे, और टेलीग्राम चैनल से मेरे जुड़ जाइए, वहाँ उसका जो लिंक होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगा। तो लेट्स स्टे विद मी एंड थैंक यू।